आपके स्पीकर अवध बिहारी चौधरी खेल करने वाले हैं, गोपाल मंडल आते हैं आपके साथ, तो क्या करेंगे? इसमें दिक्कत किसको होगी? मतलब राजद से ग्रीन सिग्नल मिल गया है गोपाल मंडल को। मांझी जी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मिला था। मुख्यमंत्री रहे भी हैं, मुख्यमंत्री हो जाए तो हम लोग क्या दिक्कत है? धूल चटाने के लिए मांझी साहब जैसे लोगों की जरूरत है। वो उठ खड़े होंगे तो इतिहास के तारीख में दर्ज होंगे, नहीं तो कई लोग ऐसे मिटते रहे हैं, मांझी साहब भी मिट जाएंगे। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ चल रही थी, लालू यादव से भी ईडी की पूछताछ चल रही थी। बाहर में आप भी थे, मीसा भारती थी, राजद के सारे विधायक, एमएलसी सब मौजूद थे। कहीं भी से भी लवली आनंद या चेतन आनंद नहीं दिखे सर। चेतन आनंद की राजनीति तो राजद से शुरू हुई है ना भाई। तो राजद से तो सम्राट चौधरी की भी दबाव होता था बतौर शिक्षा मंत्री रहते हुए। के पाठक इस कदर हावी रहते हैं, जिला अधिकारी बदल जाते हैं सर। जो प्रधानमंत्री का नाम सुनते ही भड़कते थे, लगता था कि पता नहीं प्रधानमंत्री से कितना इनको नफरत है। अगर प्रधानमंत्री के नाम पर कोई योजना चलाई जा रही हो, उस इस दरमियान देख लीजिए एक भी योजना उन्हें स्वीकार की है। हम पार्टी के फाउंडर जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या वो बिहार की मौजूदा सरकार गिरा देंगे जो अभी नई नई बनी है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ? बात करेंगे इसी मुद्दे पर। बिहार के पूर्व मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव जी। सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि मांझी जी का एक बयान आया है। मांझी जी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी से 4 विधायक हैं और हमको मंत्रालय एक मिलता है, वो भी कौन सा मिलता है? अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग। और एगो निर्दलीय विधायक हैं जमुई चकाई से सुमित सिंह, उनको भारी भरकम विभाग मिलता है, भारी भरकम विभाग। ये कैसे होगा? हमारा 4 विधायक है तो हमारा दावा ज़्यादा होता है और हमको ज़्यादा विभाग मिलना चाहिए। तो मन नहीं मिल रहा है नीतीश कुमार का और जीतन राम मांझी का। मांझी जी बागी तेवर अपना सकते हैं। दूसरा यह है कि अभी भी स्पीकर जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के हैं, अवध बिहारी चौधरी जी, और लालू यादव की पार्टी से ये हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए था जब नई सरकार बनी, तो इस्तीफा नहीं दिए। अब उसके लिए वोटिंग होगी। तेजस्वी बोले थे कि खेला अभी बाकी है, तो क्या स्पीकर खेला करेंगे? लालू यादव की पार्टी के स्पीकर। और फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। पहले तारीख तय थी कि 10 तारीख को फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। अब नीतीश जी कह रहे हैं कि 10 को नहीं 12 को होगा। तो ये देरी क्यों हो रही है? और गोपाल मंडल का बयान आया है, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी बेकसूर हैं, कोई हमको पैसा देता तो नहीं लेते का। ईडी वीडी का जो मामला है उस पर बोल रहे हैं कि लालू जी का बच्चा लोग सब निर्दोष हैं और हम मंत्री बनबे नहीं करेंगे। हमको चुनाव लड़ना है एमपी का। हमारा दिमाग है आईएएस आईपीएस वाला। जो पहले कहने मंत्री हमको बनाए, हमारा दिमाग आईएएस आईपीएस वाला नहीं जी, लेकिन हमको मौके नहीं मिला। अब क्या मंत्री बनेंगे? अब समय बचा है, अब हम एमपी बनेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जदयू से। या इसका मतलब यह है कि गोपाल मंडल भी आंख दिखा रहे हैं नीतीश कुमार को कि एमपी का टिकट दो, नहीं तो आई गो। तो यही सब मुद्दा पे बात करेंगे चंद्रशेखर यादव साहब से। क्या आपके स्पीकर अवध बिहारी चौधरी खेल करने वाले हैं सर, फ्लोर टेस्ट के पहले या उस दिन? सवाल है कि आपने कई सवालों को एक साथ किया है। खेला का मतलब क्या है? खेला मतलब ममता बनर्जी जैसे बोली खेला होवे सरकार बना ली। तेजस्वी जी बोले खेला होगा। बात समझिए सर, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, अध्यक्ष जी इस्तीफा नहीं दिए हैं, जो आप बात कर रहे हैं। मांझी साहब का बयान तरह तरह का आ रहा है। दिक्कत ये है कि अंबेडकर साहब के संतान, मांझी साहब हों, आप हों, हम हों, कोई भी हो, अभी पूरी तरह से देश इस मुहाने पर खड़ा है कि आप आर होइए या पार होइए। अभी अगर संप्रदायवादी नफरतवादी ताकतों के खिलाफ उठ के खड़े लोग नहीं होंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। और वंचितों के इतिहास में, गुर्बत में जीने वाले लोगों के इतिहास में, सामंतवाद के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ जब उठ खड़े होने की ज़रूरत है। ऐसे में मांझी साहब जैसे लोग जो इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, उनका बेटा मंत्री है, प्रोफेसर है, एमएलसी राष्ट्रीय जनता दल ने उनको बनाया, सब आपको पता है।
तो वो लोग पता नहीं राज्य और देश के हित में राजनीति करेंगे कि अपने हित में राजनीति करेंगे, उनको सोचने का अवसर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर एक मजबूत संकल्प के साथ मांझी साहब आज सामंतवाद, नफरतवाद के खिलाफ, संप्रदायवाद के खिलाफ, और एक देश में धर्म के नाम पर जो अपनी तिजोरी भर करके और भगवान को व्यापार का रूप बन दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से इतिहास के तारीख में दर्ज होंगे और वंचितों के इतिहास के नायक बनेंगे। एकलव्य के तरह, अंबेडकर के तरह और शहीद जगदेव प्रसाद जी के तरह। मांझी जी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मिला था? ये मुझे नहीं पता है, जो मुझे नहीं पता है उस पर हमें। अगर अब मांझी जी आते हैं आपके साथ और सरकार बनाने की स्थिति में हो जाते हैं आप, तो क्या मुख्यमंत्री का पद मांझी जी को दे सकते हैं? अच्छा, तो मेरी बात समझिए, ये लीडरशिप के स्तर पर तय होना है, नेता लोग तय करेंगे, इसमें हम अकेले कुछ कह सकते हैं? तो पार्टी में तो आपको कुछ पता चलता होगा। नहीं, अब जो सच्चाई है वो समझिए तो सही। अच्छा सर, जहाँ हमारी पहुंच होगी, जहाँ जिस बात में हम चाहत, हम आपकी हसरत, जहाँ हमारी बात होगी, जहाँ हमारी बात जिस स्तर तक जा सकती है, हम अपनी जिम्मेवारी उसी स्तर तक ले सकते हैं। एक पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं आप, राजद से लगातार जीते हैं, आप मांझी जी को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि देश इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है कि आपके निर्णय से नैतिकता स्थापित होगा। अनैतिक लोग जो है, ये राजनीति को खरीदने बेचने वाले लोग पर लगाम लगेगा और इतिहास के तारीख में आप दर्ज होंगे। कहेंगे कि हमको सीएम पद दीजिए, हम आ जाएंगे, तो ये नेता तय कर लेंगे ना, और ये नेता तय कर लेंगे। और मुख्यमंत्री वो रहे भी हैं। हाँ। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री रहे भी हैं, मुख्यमंत्री हो जाए तो हम लोग क्या दिक्कत है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये सब नेता तय करें। ठीक है, नेता तय करें। तो नीतीश कुमार से दुश्मनी हो ही गई है राजनीतिक तौर पर, तेजस्वी कह दिए हैं कि खेला अभी बाकी है, हम अपने पत्ते अभी नहीं खोलेंगे। ये बात तय है ना कि जो स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और वही अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कर्ता धर्ता जो भी है, तो ये बात तो आम आदमी समझ रहा है। अब रिक्शा पुलर से पूछिए, कोई जाते हुए टेम्पू वाला, खुमचा वाला, रिक्शा वाला, तो इसमें पत्ता क्या खोलना, वो तो अलग चीज। ये नहीं, ये तो आप भी पत्ता नहीं खोल, आप उनसे तो पूछ लीजिए ना। हाँ। कि जदयू पार्टी 2024 के बाद रहने वाली भी है क्या? कैसे खत्म कीजिएगा? अब हम खत्म करेंगे कि बीजेपी पहले भी खत्म किया था और सारा उनका वोट शिफ्ट कर गया बीजेपी में, पार्टी रहेगा। पिछली बार चिराग को इस्तेमाल किया बीजेपी। अरे भैया, तो उनका पूरा वोटे शिफ्ट कर गया बीजेपी में, उनकी पार्टी रहेगी कहाँ से? जो भी उनको जिस वोट पर गुमान होगा, तो वो इधर उधर कुछ बीजेपी में, कुछ चिराग में, कुछ राजद में, इधर उधर हो गया, उनके साथ रहेगा। कुछ बोला में कुछ अपने पास ले लिए सम्राट। मैं यही कह रहा हूँ ना कि भाई कुछ चिराग में, कुछ राजद में, कुछ बीजेपी में, अब उनके साथ रहा कौन सा पार्टी? सर, सब कुछ ठीक है चल रहा था आप लोग के बीच, सरकार अच्छी खासी चल रही थी, क्या ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार आपको छोड़ के चले? तो नीतीश हो के सिवा कौन बता सकता है? कुछ पता चलता होगा सर। ये नीतीश हो के सिवा कोई नहीं इस बात को बताएंगे, और हम लोगों के समझ के बाहर की बात है। जो प्रधानमंत्री का नाम सुनते ही भड़कते थे, लगता था कि पता नहीं प्रधानमंत्री से कितना इनको नफरत है। अगर प्रधानमंत्री के नाम पर कोई योजना चलाई जा रही हो, उस इस दरमियान देख लीजिए एक भी योजना वो नहीं स्वीकार की है। भारत सरकार से के द्वारा प्रायोजित कोई भी योजना जो प्रधानमंत्री के नाम से संचालित होता हो, तो पता नहीं, मैंने बेबात समझ, डिनर तो पहले की बात हो गई। अभी साल 17 महीने के अंदर कम से कम मैं तो जानता हूँ शिक्षा विभाग के अंदर प्रधानमंत्री के नाम पर योजना जो चल रहा है देश भर में, उसके उस तरह की योजनाएं हमारे विभाग में आई, और मैंने कई बार देखा कि प्रधानमंत्री के नाम पर योजना स्वीकार नहीं करते थे। ये सब मैं तो समझता हूँ कि ये सब नाटक था, भीतर से वो मन बनाए हुए थे महीनों से कि हमको भाई वो महसूस कर गए कि मेरे साथ वोट भाट नहीं है, तो वोट भाट नहीं है तो हमारा वजन कहाँ होने वाला है, तो चलो भाई कहीं आसरा तलाश लेते हैं। और फिर क्या है, बीजेपी को नीचे जब देख लिया, चारों तरफ से घेर लिया, पूरी पार्टी उनकी संकट में खड़ी हो गई। अब लगा कि भाई अब कहीं इज्जत बचाना है, तो हमारे महादेव स्वरूप आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी के सहयोग लिए, एक बार नहीं 2-2 बार लिए, आपको भी पता है। वो जब माननीय
मांझी साहब मुख्यमंत्री हुए थे उस समय बाहर से सपोर्ट हमारी पार्टी ने किन तो खत्म हो गए थे, तो खत्म उसी समय खत्म हो गए थे। 2 MP नहीं था पाए थे, कितना % वोट आया था सो देख लीजिए। आप लोग से कहीं गलती हुई लालू यादव जी से, नीतीश कुमार को अपने साथ? हम तो कहते हैं कि कोई गलती हुई हो, कोई रिक्शा पुलर से भी तो पूछ लीजिए कि राजद वाले की क्या गलती है। यही हुई कि गलती यही हुई कि हमारे एजेंडा में जो महागठबंधन के एजेंडा बने थे 2020 में कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, जातीय गणना कराऊंगा, तो ये सब जो हमारा एजेंडा था, आरक्षण विस्तार की बात किए, तो नौकरी दिलवाने में जो 17 साल से शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ बिहार को बढ़ना था, शिक्षा एक तरह से खत्म हो गया। ऐसे में आशा की एक किरण जगी। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के नेतृत्व में नीतीश बाबू आए और एक हमारे एजेंडा का प्रभाव हुआ और एक एक करके मात्र 6 दिन के अंदर उन्होंने 15 अगस्त 2022 को सारे बातों को स्वीकार किया। मांझी जी वाला जरा सा बयान सुना जैसे। पद की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुझे महागठबंधन से सीएम पद का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ या बना है, तो सुबह में ये दिन में वोट होता था, नाम में बंटवारा हो जाता था। इस बार न होना हमको भी कहीं न कहीं कुछ लग रहा है कि आखिर क्या बात। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है, तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। बोल रहे तो हमको तो आश्चर्य हो रहा है कि अब ये मोल भाव कर रहे हैं। मांझी साहब जैसे पर्सनैलिटी को जो दुनिया के हर बने, एक तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं, वो इतिहास गढ़ने का बनाने का समय है। अंबेडकर का संतान संप्रदायवाद नफरतवाद दक्षिण पंथ को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। अगर वो तानाशाही के पक्ष में खड़ा होगा या लोकशाही के लिए खड़ा होगा। ये समय है कि आप लोकतंत्र बचाने के लिए कमर कसिए और इतिहास में दर्ज होने का अवसर रोज नहीं मिलता है साथी। अभी समय है, अगर तानाशाही के खिलाफ लोकशाही को बचाने के लिए, संप्रदायवाद और नफरतवाद को धूल चटाने के लिए मांझी साहब जैसे लोगों की ज़रूरत है। वो उठ खड़े होंगे तो इतिहास के तारीख में दर्ज होंगे, नहीं तो कई लोग ऐसे मिटते रहे हैं, मांझी साहब भी मिट जाएंगे अगर आपके साथ नहीं आए। नहीं, मेरे साथ नहीं, लोकशाही को बचाने के लिए खड़े नहीं होंगे तो मांझी साहब भी इतिहास के पन्ने में सिमट के कहीं दबक के रह जाएंगे। मेरे साथ आने की क्या जरूरत, लोकशाही को बचाने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए। गोपाल मंडल आते हैं आपके साथ तो क्या करेंगे? गोपाल मंडल भाई हमारे साथ आते हैं तो हम लोग क्या कहेगा, आप चले जाइए। जब इनको इच्छा होगी हमारे पार्टी मानने का, हमारे नीति सिद्धांत को मानने का, तो गोपाल मंडल जी एक बहादुर विधायक हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। अब गोपाल मंडल जी ने कह दिया कि भाई लालू यादव जी हो सकता है दोषी हों, लेकिन दोषी तो है नहीं कहीं, लेकिन बच्चा कहाँ से दोषी हो सकता है, ये तो आम आदमी समझ सकता है। तो गोपाल मंडल जी ने इस बात को कहा, तो ये बात रिक्शा पुलर ठेला वाला टमटम वाला सब जानता है। सड़क पर बात तो कर लीजिए। ये बोले हैं कि हम विधायक हम मंत्री बनबे नहीं करेंगे, तो सांसद बनाइएगा। भागलपुर से बुलो मंडल की जगह उनको। अब ये बात तो नेता लोग तय करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हार्दिक इच्छा है सांसद बनने की। भाई अब ये बताइए तो हम सांसद का टिकट हम तय करते हैं। आप समझ रहे हैं चीजों को भाई। अब सर गोपाल मंडल जी अगर हमारी पार्टी के नीति सिद्धांत और लीडरशिप में भरोसा करेंगे और अगर वो कहेंगे तो भाई दिक्कत किनको होगी, क्यों दिक्कत होगी? मान लीजिए इसमें दिक्कत किसको होगी? मतलब राजद से ग्रीन सिग्नल मिल गया है गोपाल मंडल को। अब राजद हम देखिए तो हम बोले हमको कोई दिक्कत हम राजद के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं कि हम व्यक्तिगत अपने सीनियर लीडर हैं राजद। अरे भैया हम ये कह रहे हैं कि हम राजद के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बोल रहे हैं। आपने मेरी व्यक्तिगत राय जानी। और कोई भी एक बात को कहेगा कि जब अब कितना मिट्टी में मिल जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा।
मतलब एक चाहे मर जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा। एक चीज उधर अब उधर अमित साहब का बयान, अमित शाह साहब का बयान आया कि हमारे दरवाजे सदा के लिए बंद हैं। लेकिन ये बंद दरवाजे, अरे सर, खुले दरवाजे देखिए, क्या है? प्रशांत किशोर बोले एक दरवाजा लगाए थे सर, छिटकिनी नहीं लगाए थे, तो खोल के प्रशांत किशोर जी क्या बोले सो नहीं कहेंगे। अच्छा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सदा के लिए किन्हीं के दरवाजे बंद थे, कोई मिट्टी में मिल रहे थे, लेकिन अब तो दरवाजे भी खुले हुए हैं। अब पता नहीं के बार मिट्टी में जरूरी मिलेंगे। सवाल एक है, क्योंकि आप बहुजनों की बात करते हैं। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ चल रही थी, लालू यादव से भी ईडी की पूछताछ चल रही थी, बाहर में आप भी थे, निशा भारती थी, राजद के सारे विधायक, एमएलसी सब मौजूद थे, कहीं भी से भी लवली आनंद या चेतन आनंद नहीं दिखे सर। और आपकी सरकार गिर गई तो लवली आनंद अशोक चौधरी को जाके बधाई दे रहे हैं, जो कि आपकी पार्टी से अभी चुनाव लड़ी थी, पिछला चुनाव, और उनका बेटा आपकी पार्टी से विधायक हैं। दोनों नजर नहीं आए तब जब पूरा दल, पूरी पार्टी, कार्यकर्ता, नेता, विधायक, एमएलसी सब खड़े थे तेजस्वी यादव के साथ। तो ये बात तो आपको चेतनानंद बताएंगे ना कि आप क्यों नहीं थे। हम कहाँ बता सकते हैं उद्यम, हमारे बस की बात है कि अब उनके मन की बात हम बता दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि चेतन आनंद की चेतना जागृत है और पार्टी के विधायकों के हर बैठक में हो जाते हैं। तो अपनी विधायकी बचाने के लिए भी रहेंगे आपके साथ, लेकिन जब समय आएगा तो चल जाएंगे। माँ गई हैं अभी बधाई देने अशोक चौधरी को, बेटा भी चल जाएंगे। अच्छा, राजनीति में जो मौत स्वीकार करने वाले लोग, मिट्टी में मिलने वाले लोग कुछ से कुछ कर रहे हैं, वो दरवाजा परमानेंट बंद वाले लोग हर समय दरवाजा खोल के रखते हैं। तो एक व्यक्ति कब अपने आप को समेट लेगा कहाँ, इसको कौन जानता है। लेकिन मुझे भरोसा है कोसी क्षेत्र के रहने वाले वो लोग हैं और इतनी उस मिट्टी में इतनी तासीर है कि कुछ इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का ख्याल भी लोग। सर पहले कांग्रेस में थी लवली आनंद, उसके वो बाद तो छोड़िए, मांझी जी की पार्टी में गई वो लगातार, उसके बाद लवली आनंद जी कांग्रेस में थी ना भाई। हाँ, उसके बाद मांझी जी की पार्टी से लड़ी ना। चेतन आनंद की राजनीति तो राजद से शुरू हुई है ना भाई। तो राजद से तो सम्राट चौधरी की भी शुरू हुई। देखिए चेतन आनंद की राजनीति तो राजद से शुरू हुई है ना भाई, आप समझिए। सम्राट चौधरी की भी राजद से। अरे भैया, निर्मला सीतारमन के हस्बैंड कांग्रेस के हैं, खूब बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, और रोज दिन मोदी के खिलाफ बोलते हैं। तो ये इसलिए ये जरूरी नहीं है कि उनकी माता कहाँ है वो कहाँ। नहीं सर, पक्ष भी हम विपक्ष भी हम, उन लोग की नीति होती है। सरकार किसी भी की भी बने, घर में कोई दिक्कत नहीं हो, सत्ता में हम। एक चीज़ है सर, अब तो सरकार चली गई, दबाव होता था बतौर शिक्षा मंत्री रहते हुए आपको सर? मैं तो आज तक दबाव महसूस नहीं किया और दबाव में काम भी नहीं किया। जिला अधिकारी बदल जाते हैं सर, के पाठक इस कदर हावी रहते हैं विभाग में, चाहे। अब इसका जवाब तो लोकशाही में अगर ऐसा आपने देखा है तांडव कि एक अधिकारी जिस कदर से नृत्य करता है, शासन उसके सामने नतमस्तक है, तो भगवान बचाए ऐसे राज को। यही राज बना है अभी। एक बार मदन सहनी जो कि नीतीश कुमार की पार्टी से ही हैं, मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे थे कि हमारी बात चपरासी भी नहीं सुनेगा तो मैं मंत्री क्यों रहूं। अफसर साहब नीतीश कुमार में अफसरशाही इतनी हावी है, उसी का दंश आपको भी झेलना पड़ा। मदन सहनी का मामला सबके सामने है। उससे पहले आप उसको भी याद कर लीजिए, गन्ना मंत्री थे खुर्शीद साहब, वो भी इस्तीफा की पेशकश किए थे, और इसलिए किए थे कि उनके साले से गन्ना विभाग का ही कोई कर्मचारी पैसा ले लिया था, खास साले से। अब भुला रहे होंगे, भुला रहे होंगे शायद। तो मतलब मैं मंत्री के रूप में काम करते हुए अगर मैं नतमस्तक होता तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात को दुनिया जानती है। मैं अपने वसूल पर खड़ा रहा, और आप सभी को पता है कि पता होगा शायद अनऑफिशियली कि कई अवसर पर मैं शासनाध्यक्ष के कई बातों से असहमत रहा, और मैं एग्री नहीं किया तो मुख्यमंत्री को तो बहुत पावर होता है, वो खुद एग्री करके कोई काम किया। कोई जहाँ मेरी असहमति हुई, उनकी सहमति हुई, तो चूंकि मुख्यमंत्री को अधिकार होता है
पूरे मंत्रिपरिषद की शक्ति तो उन्हीं में है। अब एक सबसे जरूरी सवाल है, आपका विभाग सबसे ज़्यादा नौकरी दिया है टीचर को। कितना टीचर की बहाली हुई सर 17 महीने की सरकार में? 2,17,000। 2,17,000। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरा किया धरा क्रेडिट राजद वाला कैसे ले सकता है? तो शिक्षा मंत्री आप थे तो क्रेडिट आप कैसे लेंगे? सवाल है कि नौकरी इशू किनका था? नौकरी 17 साल में जिनके लिए कोई इशू ना बना, न जाति गणना करा सके बीजेपी के साथ रह करके, न विशेष राज्य का दर्जा ले सके, न विशेष पैकेज ले सके घोषणानुसार, तो ऐसे राज्याध्यक्ष अगर ऐसे तानाशाही पार्टी में जा कर के अपने आप को नतमस्तक करते हों, नफरतवादी संप्रदायवादी विचार में जा कर के, तो ये तो समझिए राज्य का बंटाधार होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह काला अध्याय होगा, यह काला अध्याय होगा। इस पर कोई दो मत है? इसमें कोई दो मत समझ में आता है आपको? तो आप समझिए चीज़ों को कि नौकरी हमारा इशू था, हमारे एजेंडा का पार्ट था, या एनडीए के एजेंडा का पार्ट था वो? नीतीश कुमार तो बोले थे कि पैसा कहाँ से देंगे आप? भाई हम यही तो कह रहे हैं कि एनडीए के एजेंडा का वो पार्ट था। जब पार्ट था 2014 में 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, तो 20 करोड़ के बदले तो हमको लगता है 5-7 करोड़ का नौकरी ले लिए सरकारी उपक्रमों को बेच करके। अभी ये माननीय आज के मुख्यमंत्री जी का बयान है, वक्तव्य है, आप ही लोगों के यूट्यूब में या चैनल पर जगह जगह हम लोग भी देखते रहते हैं कि जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 में घोषणा किया कि मेरी सरकार बनेगी तो एक कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, पहले कैबिनेट में देंगे। ठीक है, सरकार बनते बनते रह गई। ये जनता के ऊपर छोड़ता हूँ कि जनता में वो मैंने खूबी देखी नहीं देखी। और 7-8 सीट पर बेईमानी भी हुआ, सब आप लोग जानते हैं, ओपन सेक्रेट है। तो 7-8 सीट पर बेईमानी भी कहाँ बेईमानी सब जानता है। पूरा बिहार का लोग। शक्ति यादव 13 वोट से हराए गए, कोई रितु जायसवाल जी 2-250 वोट से हराई गई, और वगैरह वगैरह बात हुई। तो 7-8 जगह पर मतगणना रोक दिया गया। 2 बजे रात में, 4 बजे रात में, भोर तक में क्या क्या हुआ, खेला हुआ, मान लीजिए लोकशाही को तबाह किया गया। लेकिन एक ऐसा राज्याध्यक्ष जिनके न तो उनके एजेंडे का न उनके एनडीए के एजेंडे में बिहार के चुनाव में नौकरी कोई मतलब रखता था। तो जब आप नौकरी हमारा एजेंडा था, तो अगर हम आकर के 9 अगस्त 2022 को सरकार में शामिल होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से कहलवाया कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, जातीय गणना हमारा इशू था, उसके साथ मुख्यमंत्री जी हुए और पूरा विधानसभा हुआ। अब ये लोग जो जातीय गणना में साथ हुए या आरक्षण विस्तार में साथ हुए, तो ये लोग देश में क्यों नहीं करा दिए? अगर इनका मनसा साफ होता। ये तो बोल रहे बीजेपी वाले, बात समझिए। हाँ। हजारों साल से जिनकी हकमारी हुई, जिन सताए गए 90% लोगों की जिनकी हकमारी हुई हजारों साल वर्षों से, अगर बिहार सरकार ने महागठबंधन के एजेंडे को लागू किया, हमारे नेता के एजेंडे को लागू किया और उसमें वो शामिल हुए, तो अगर वो उनका मन साफ है तो अभी भी घोषणा करें दिल्ली से कि मैं जातीय गणना करा रहा हूँ, अधिसूचना जारी करें। कितना समय लेगा? सरकार उनकी है, आरक्षण में विस्तार क्यों नहीं करते हैं? लेकिन करेंगे क्यों? आपको पता है कि बीपी मंडल साहब ने जो मंडल कमीशन रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट लागू करने में सन 1990 में बीपी सिंह ने जब पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रोविज़न कराया, पिछड़ों को आरक्षण दिया, तो यही संप्रदायवादी बीजेपी के लोग उस समय कमंडल उठा के चल गए थे नफरत बोने के लिए कि भाई मुझे मंडल स्वीकार नहीं है। अच्छा, तो ये जो हम आपके माध्यम से इस देश और राज्य के तमाम वंचितों से, शोषितों से ये कहना चाहते हैं कि ये इनके प्रपंच में ना आवे। भगवान को बेचने वाले ही लोग हैं, और इस भगवान के नाम पर राजनीति करने में के लिए जा रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ एक ऐसा
संकल्पित होकर के गोलबंदी करें कि ये लोग जो है 2024 के चुनाव में ही समझ जाएं कि सिर्फ नफरत बांटने से नहीं, नौकरी बांटने से शासन बनेगा, भाषण से और जुमला से नहीं बनेगा। आप सरकार में थे, नीतीश कुमार के साथ जातीय जनगणना करवाए, बीजेपी वाले कहते थे कि गलत हुआ, सही से होबे नहीं किया। चिराग पासवान भी कहते थे कि हमारा जात को कम गिना है। अब तो नीतीश के साथ हैं बीजेपी वाले, चिराग जी भी। तो बिहार में फिर से कहा ना जातीय जनगणना हो जाए। अरे भाई ठीक है, बिहार में हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, फिर से करा लीजिए 4 बार, लेकिन देश क्यों छोड़ रहे हो भाई? अगर आपकी मानसिकता साफ है तो राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना करो, बिहार का गणना उसी में सही हो जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो पूरी बातचीत को लेकर क्या कहना है आपका, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।